तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे ना? ठीक हो तब भी ठीक हो जाइए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। हम लेके आए हैं आप लोग के क्लास 9 का यानी कक्षा 9 का हिंदी मीडियम है, अध्याय 5 मैथ का, गणित का, कक्षा 9 का गणित का अध्याय 5 यानी चैप्टर नंबर 5, जो है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा उसको जो है टफली माना जाता है ना। माना जाता है क्या, जिसको समझ में नहीं आता वो अपने आप को मतलब सोचता है कि ये टफ है, ये कठिन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। और ये चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं, लगभग 1-2 अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बढ़िया चैप्टर है, समझ में आ जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे फिर। तो चैप्टर क्या है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये है चैप्टर। ओके, ये है चैप्टर कक्षा 9 गणित हिंदी मीडियम अध्याय 5। ठीक, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब यूक्लिड कौन था? यूक्लिड थे भैया एक मैथमेटिक्स, इसी का जो है इन्होंने जो नियम दिया है, इसी का प्रतिपादिकता थी ये, जो इन्होंने ये नियम दिया है। एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ जिसको बोलते हैं, समझ गए? तो उन्होंने क्या बताया, अब ये देखिए। आप पहली बात तो देखिए, ये चैप्टर के दो लोगों ने शायद पार्टिसिपेट करके बनाया था, एक थेल्स थे, एक यूक्लिड। थेल्स का ये कहना है जो है, जो पहली थ्योरम प्रूव्ड की है वो थेल्स ही है। और उनको तो सुना होगा, उनका जो है खास शिष्य जो था पाइथागोरस थे। पाइथागोरस को तो आप लोग जानते ही होंगे। वो एक हो गए थेल्स और एक हो गया ये यूक्लिड। इन दोनों लोगों ने मिलकर ये यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय दिया, जिसमें जो है अधिक से अधिक भाग यूक्लिड जी का है। तो आप देखिए, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसमें पहले डिफिनेशन हम लोग यानी परिभाषा समझ जाएंगे है क्या, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, ज्यामिति शब्द जियो प्लस मेट्रियल से मिलकर बना है। जो ज्यामिति है ये, ठीक, ज्यामिति शब्द जियो प्लस मेट्रियल से मिलकर बना है। तो मैं अब इसको जो है हम ये करते हैं कि जियो प्लस मेट्रियल का अर्थ क्या है, मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है। मिलकर बना है जियो प्लस मेट्रियल। ठीक, अब जियो का अर्थ है पृथ्वी, जियो का अर्थ है पृथ्वी, और मेट्रियल का अर्थ है मापना, समझ गए? मतलब जियो प्लस मेट्रियल यानी पृथ्वी मापना। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर में टोटल जहाँ तक कि सारे पार्ट ऐसे ही हैं कि मापन उसमें किया जाता है। ठीक, सोचना या मापना है ना, एक ही बात हुई। तो जियो प्लस मेट्रियल का अर्थ हुआ, जियो माने पृथ्वी और मेट्रियल यानी मापना, ये। ठीक, अब इनकी परिभाषा कुछ थी, 7 पॉइंट इन्होंने दिए थे, उसके बाद इनकी अभिधारणाएं भी है, उसके बाद चैप्टर पे चलते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एकदम क्लियरली वाइज। ठीक, तो यूक्लिड की परिभाषा, इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया, एक बिंदु यानी पॉइंट। ठीक, वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक, इसका कोई भाग नहीं होता। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसमें भी हम कोई भाग करेंगे, ये मतलब अकेला पॉइंट है, कोई भाग ही नहीं हो सकता। ठीक, तो इसी को कहते हैं एक बिंदु पॉइंट, वह जिसका कोई भाग नहीं होता। ये किसने बताया? यूक्लिड जी ने अपनी परिभाषा में। अंडरस्टैंड? अब अगले चलते हैं दूसरे पे, एक रेखा जिसमें चौड़ाई नहीं लंबाई होती है। ठीक, ये मान लीजिए रेखा है ये, ठीक, इसमें चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई कहाँ है, लंबाई होती है। ठीक, तो ये इन्होंने बताया, एक रेखा जिसमें चौड़ाई नहीं लंबाई होती। केवल ध्यान से अपना फोकस इस पे दीजिए, केवल परिभाषा पे, पक्का 100% सारा चैप्टर समझ में आएगा। 2 ही पार्ट है, शायद 5.1 और 5.2, 2 ही चैप्टर हैं इस चैप्टर में, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय में 2 अध्याय हैं, तो पढ़िएगा आप लोग। ये हो गया 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, एक रेखा के बिंदु सिरे होते हैं। एक रेखा के, तो बिंदु सिरा है नहीं, ये देखिए ये और ये। ठीक, हेड हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, टेल भी बना सकते हैं, टेल ये हो गया, हेड हो गया, लेकिन बिंदु सिरा है कि नहीं, जहाँ पे मिड पॉइंट, वो खत्म पॉइंट है, एंड पॉइंट, देखिए बिंदु है ना, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है, ये सीधी रेखा मान लीजिए हो गई, ओह सीधी रेखा बन रही है, ये है सीधी रेखा, जो स्वयं पर ठीक बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थिर होती है, यानी बिंदुओं के ऊपर लेटी रहती है, चिपकी रहती है ये। ठीक, सपाट रूप से एकदम सीधी, समझ रहे? तो बिंदुओं के साथ इन्होंने ये कहा,
ये हो गया। अब पांचवा पॉइंट आता है एक पृष्ठ। एक पृष्ठ, पृष्ठ जानते हैं सरफेस, मतलब ये जो तला होता है, नीचे का भाग होता है सरफेस, ये ठीक। एक सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। सरफेस एक पृष्ठ वह है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक। इसकी ऊंचाई नहीं बोला इन्होंने, ऊंचाई नहीं होती। पृष्ठ यही है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, ठीक। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। अब देखिए पृष्ठ, ये किनारे रेखा है नहीं, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा, ये रेखा, ठीक। समझ में आया। अब आते हैं एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित रहता है, ठीक। एक समतल पृष्ठ अगर कोई बना लीजिए, समतल पृष्ठ, ये मान लीजिए मैट है, चटाई बिछी है, ठीक। तो क्या कहा है, समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर खुद पे सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। सीधी रेखाओं के साथ, ये देखिए सपाट रूप से, या कोई भी मान लीजिए ये पृष्ठ है, मान लीजिए ये पृष्ठ, ठीक। पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, ठीक। इसका कहने का मतलब यही है कि ये स्वयं पर मतलब खुद अपने हिसाब से सीधी रेखा, सीधी रहती है एकदम, उसी पर सपाट रहती है, मतलब डाउन रहती है, लेटी रहती है, ठीक। इतना समझ में आया। देख लीजिए, नोट्स कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद हम अभी आगे अभिधारणा भी इसकी बताएंगे, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। देखिए अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट अगर इसमें समझ में आ गया तो पक्का 100% यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो हम आगे का इसको चलते हैं, है ना, मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक। अब आते हैं अभिधारणा पे। अभिधारणा हमें क्या बताती है, यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, चार पांच हैं, तो उसमें क्या बताती है हमको, क्या कैसे। देखिए अभिधारणा, इससे मतलब हमको ये नॉलेज हो जाएगा ना कि हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से लगा सकते हैं, फिर समझने की हमारे अंदर क्षमता हो जाएगी। अभिधारणा से हमें बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, इसके अभिधारणा से इन्होंने जो कुछ बता दिया, समझ लीजिए अगर अभिधारणा इनकी पढ़ ले रहे हैं तो समझ लीजिए कंफर्म है आपका चैप्टर, फिर क्वेश्चन तो लग ही जाएंगे। ये देखिए अभिधारणा क्या दिया है, पहला, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इनका कहने का क्या मतलब है, देखिए एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये कह रहे हैं कि एक बिंदु से, ये कोई पॉइंट हो गया बिंदु, ये भी कोई पॉइंट हो गया अन्य बिंदु। उन्होंने कहा कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कोई एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। यही बात कंफर्म है, ठीक। यूक्लिड ने बताया कि दो बिंदुओं के बीच केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन इन्होंने ये भी कल्पना की कि कई रेखा नहीं जा सकती दो बिंदुओं से, यानी यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, क्या कहा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, कहा खींची जा सकती है। लेकिन इस अभिधारणा में इन्होंने अपने बुक में, आप सभी लोग देख लीजिएगा बुक में, जो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही पॉइंट डालिएगा बुक में और देखिएगा, तब आपको कंफर्मली समझ में आ जाएगा क्या हम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, ठीक। बुक सामने रख के बैठिएगा तब समझ में आ जाएगा 100%। तो इन्होंने कहा एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, और इस अभिधारणा में इन्होंने यह बताया कि जो है अन्य रेखा कंफर्म खींची नहीं जा सकती उसी बिंदु से, कोई और रेखा उसी बिंदु पर नहीं खींची जा सकती। ऐसे हो सकती है, इस बिंदु से इधर निकल सकती है, लेकिन उसी दोनों पॉइंट के बीच रेखा, अन्य रेखा नहीं खींची जा सकती। समझ में आया, इन्होंने अपनी अभिधारणा में ये बताया। अब अभिगृहित 5.1 अभिगृहित भी है, बुक में देख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं ना, जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा, बुक में देखिएगा। फिर इन्होंने कहा दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय मतलब यूनिक, ठीक, यूनिक जिसको बोलते हैं आप लोग। इन्होंने कहा दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा, जो ये पॉइंट है, समझ लीजिए हेडिंग है आपके चैप्टर का, ये समझ लीजिए हेडिंग है, निचोड़ मैन बोलते हैं इसको। तो दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ठीक।
आदित्य मतलब एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक आदित्य रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद तो सारे जो भी रेखा खींची जाएगी वह इस तरह निकल जाएंगे या इस तरह निकल जाएंगे। लेकिन आप बताइए दोनों बिंदु से क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि भाई एक बिंदु तो है। अब देख लीजिए, जैसे हमको चौराहे में कोई चौराहा है, ये रोड है, ये रोड है, ठीक, समझ में आया? ये चौराहा है तो ये एक रोड गई है, एक रोड गई है, तभी तो चार राहों का समूह हुआ है, चौराहा हुआ है। उसके बाद भी कोई और रोड इसके ऊपर क्या आ सकती है? आप बताइए, इम्पॉसिबल, नहीं आ सकती। तो यही बात यूक्लिड ने भी वहीं पे कही है। हम बहुत ही सरल भाषा में बता रहे हैं, जिसको आप जुबानी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अपने ही भाषा में हम समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इसी वजह से हम बोल रहे हैं। केवल वहाँ पे आप देखिएगा, मेरा जो है वीडियो देखिएगा, मेरी आवाज़ सुनिएगा और अपने बुक में चैप्टर्स देखिएगा, मतलब हेडिंग, तब समझ में आ जाएगा 100%। ठीक, तो ये हुआ। ठीक, क्या कहा? दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक आदित्य रेखा खींची जा सकती है, वही बात हुई। ठीक, अब एक शांत रेखा का अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को ठीक, यहाँ पे ओ की मात्रा है। शांत रेखा क्या होती है भैया, आप ये बताइए। ये रेखा हमने खींच दी, छोड़ दी, अब जाओ तुम जहाँ जाओ। जैसे हम जानवर पालते हैं, कोई मान लीजिए हमने कुत्ता पाला, ये है डॉग, ठीक, ये इसका घर है। हमने इसको बांधा नहीं है कहीं पे, रस्सी लगा के कहीं बांधा नहीं है, ये खुला है, ठीक, ये चाहे जहाँ भी जा सकता है, ठीक, तो उसी को हम बोलेंगे शांत। ठीक, अब ये भी रेखा शांत है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं इधर भी और घटा भी सकते हैं, समझ में आया? अगर इस ऐसी रेखा कहीं हमको मिल रही है जिसे हम बढ़ा सकते हैं, रेखा तो सभी होती हैं वैसे, ठीक, लेकिन ये रेखा जो होती है ये जिसे हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसको हम बोलते हैं शांत रेखा। ठीक, समझ में आ गया? ये एक तरफ टेल लगेगी, हेड लगेगा, टेल में नहीं, टेल है, ठीक। जिसको हम बढ़ा घटा सकें, जिस रेखा को कितना भी चाहें इन्फिनिटी तक की, उसे हम बोलते हैं शांत रेखा। इन्होंने क्या कहा? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, सिंपल सी। अब इनकी थ्योरी आप लोग वहाँ पर पढ़ लीजिएगा जाके, वो बुक्स में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम बस आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये है ए, ये है बी, ठीक, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ गई रेखा ना, इसको यही कह रहे हैं यूक्लिड जी की एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, कंफर्म। अब आगे चलते हैं। अभिधारणा, किसी को केंद्र मानकर किसी बिंदु को, सॉरी यहाँ पे बिंदु है, कर लीजिएगा। हम इस वजह से यहाँ पे सारी बातें नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, और आप लोग बुक से भी थोड़ा समझेंगे तो आपका आत्मनिर्भर पावर बनी रहेगी जो है, तो वही हम बताना चाह रहे हैं। आप खुद पे भी थोड़ा भरोसा करिएगा पढ़ते वक्त, और देखिएगा, बुक भी देखिएगा और वीडियो भी। ठीक, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु है, ये बिंदु यानी पॉइंट, केंद्र यानी मिड पॉइंट, केंद्र को ही मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो जैसे ये बिंदु है, इसको केंद्र मान लिया, किसी त्रिज्या से, कोई भी त्रिज्या ले लो, 2 मीटर ले लो रेडियस, ठीक, 2 मीटर ले लो, 3 मीटर ले लो, उसी से हम एक वृत्त खींच सकते हैं, खींचा जा सकता है। समझ में आया? ठीक, ये हो गया, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी त्रिज्या मतलब कोई भी मानक त्रिज्या ले लीजिए, कोई भी त्रिज्या कितने भी मीटर की हो, उससे अगर आप उसके रेडियस में करेंगे, वृत्त बनाएंगे तो खींचा जा सकता है। ठीक, यानी किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसको थ्योरी आप लोग पॉइंट देख लीजिए बुक में अच्छे समझ जाइएगा, और बाकी हम इतना समझा दे रहे हैं, पॉइंट आप लोग को दे रहे हैं। अब आता है अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इनका क्या कहना है? समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का, समझ रहे? जैसे तुम स्ट्रेट होता है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक, ये कितने डिग्री का होता है? 90। अब देखिए, जैसे ये है, ये दो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का है, डिग्री का, तो वही कह रहे हैं ना, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है भाई, कहीं भी बन जाए समकोण। मान लीजिए ये समकोण है, एक ये गया, यहाँ भी समकोण बना है, ये
तो ये भी तो बराबर ही तो है, 90-90 इक्वल है कि नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो वो सब जो है इन्होंने यूक्लिड जी ने अपनी अभिधारणाओं में बता गए। अब देखते हैं अभिधारणा 5। ठीक, अभिधारणा 5 देखेंगे, इसके लिए बुक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो है इसमें आता ना, कवर ना हो पाता पूरा, तो इस वजह से हम जो है नहीं लिखे हैं, इसको हम बता दे रहे हैं। आप लोग बुक से एनसीईआरटी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें है। तो इन्होंने 5वीं अभिधारणा क्या कही है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो समकोण से कम हो, अपने एक ही ओर दो समकोण से कम हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी 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 ओर मिलती है जिस ओर योग दो समकोण जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अभी का कहने का क्या मतलब है, देखिए ये सीधी रेखा ये एक हो गई और एक ये हो गई, सॉरी एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक, अब इस पे गिरा रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं एक तीसरी रेखा। इन्होंने क्या कहा था, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो समकोण से कम हो, अपने एक ही ओर दो समकोण से कम हो। जैसे ये देखिए, ये समकोण से कम है, 90 नहीं है क्योंकि स्ट्रेट नहीं है। ठीक, और ये कोण बन रहा है, ये भी समझ में आया, सॉरी ये है। ठीक है, हम डायग्राम बना देते हैं अच्छे से, तो समझाते हैं आप सबको। ये डायग्राम बन गया। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए एकदम सीधी कंफर्म सी बात है, आप लोग आगे देख लीजिएगा, हम केवल समझा दे रहे हैं। सॉरी, इसको रेखा साइज बना दीजिए, नहीं तो ये शांत रेखा कहलाएगी। ठीक, अब ये कह रहे हैं पी क्यू रेखाएं, यानी ये जो रेखा है ये पी और क्यू, ये रेखा जो आई है जो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा पी क्यू है। कह रहे हैं पी क्यू रेखाएं ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद करती है, पर गिरती है, मतलब पी क्यू रेखा ए बी और सी डी पर गिरती है। इन्होंने यहाँ पे भी कहा था, ठीक, वहाँ पे ऊपर कि जो है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही एक अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि उन दोनों का योग है ना, उन दोनों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो वही हम बता रहे हैं कि ए बी और सी डी रेखाओं को प्रतिच्छेद मतलब गिरती है उनके ऊपर, और अंतःकोण एक और दो, ये जो कोण बन रहा है, एक ये कोण है, एक ये दो दूसरा कोण है। ठीक, समझ में आ गया। ये जो है पी क्यू रेखा के बाईं ओर है, बाईं ओर, पी क्यू रेखा के बाईं ओर है, इस साइड है कि नहीं, देखो मैं खड़ा हूँ, ये बायां हाथ है मेरा। ठीक, तो ये बाईं ओर है कि नहीं दोनों कोण। अब इनका क्या कहना है, बाईं ओर स्थित है जो कि 180 से कम है, 180 से कम है। अब भैया देखो एकदम सीधी बात, और 180 तो कम है ही। ठीक, अंतः रेखाएं ए बी और सी डी अंततः, ठीक, पी क्यू के बाईं ओर प्रतिच्छेद करेंगी, पी क्यू के बाईं ओर प्रतिच्छेद, ये जो रेखा है इन रेखाओं के बाईं ओर ए बी भी प्रतिच्छेद कर रही है और सी डी भी। समझ में आ गया, तभी तो कोण हमारा जो है जो बन रहा है पी क्यू का, दोनों कोण वो बाईं ओर है। ठीक, यही बात इन्होंने अपनी थ्योरम में कही है, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसे समझ लीजिएगा अच्छे से। जब तक कि हम अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, जहाँ पे चैप्टर आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक, हो सकता है एग्जाम्पल भी, अगर हमें मौका मिलेगा तो एग्जाम्पल ज़रूर भी कराएंगे, एग्जाम्पल भी कराएंगे। तो उसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा, नोट्स कर लीजिए इसे, और जितनी बातें हमने समझाई है उसे अपने बुक में जाके अभिधारणा में देखिएगा, फिर वीडियो ऑन करिएगा। अगर कुछ गलत होगा तो बताइएगा। ठीक, लेकिन समझिएगा 100% समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है। अब देखिए चैप्टर 5.1 आ गया है प्रश्नावली का। इसमें जो कहा है कि निम्नलिखित, एक मिनट, इसमें प्रश्नावली देख लीजिए। हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य और कौन कौन से कथन सत्य और कौन कौन से असत्य हैं, अपने उत्तरों के कारण दीजिए। ठीक, अब इतना समझ लिया। इसमें हमको बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से असत्य, कारण दीजिए। अब देखिए फर्स्ट जो है प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक, अब इसको देखिए अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बढ़िया है, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा। देखिए
एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, कह रहे हैं असत्य है या असत्य। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, सत्य है या असत्य। भाई देखो, हमने कहा था दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना, तो एक बिंदु से तो कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, हो गया कि नहीं। ये कह रहे हैं कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना, ये गलत है। तो हमारे ख्याल से ये असत्य होगा, असत्य। ठीक, क्या लगाओगे बच्चा लोग, असत्य। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब देखिए फिर वही पॉइंट आ गया, दो भिन्न बिंदु है, एक रेखा गई। ये कह रहे हैं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, गलत। केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से कई रेखा खींची जा सकती है, लेकिन दो बिंदु से कई रेखा खींची नहीं जा सकती, ठीक होकर। तो ये भी असत्य है। क्या, असत्य। अंडरस्टैंड। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर जो है अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, कह रहे हैं शांत रेखा है भैया बढ़ाई जा सकती है। हमने बताया तो था आप लोग को, क्या जितना बढ़ा लो, अमेरिका ईरान लेके जाओ, ठीक। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, यह है सत्य। इसको क्या बोलोगे, राइट, ठीक, सत्य। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। जैसे एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, ये दो वृत्त इक्वल है, सेम है, बराबर है, ठीक। तो इनकी त्रिज्या क्या बराबर होगी, यानी रेडियस, कितने रेडियस पे वृत्त बना है, ठीक, हाँ बिल्कुल बराबर होगी। जब वृत्त बराबर होगा, ठीक, तो त्रिज्या भी बराबर ही होगी। ये भी है क्या, सत्य, राइट। अब हम आते हैं कहाँ, यदि पी क्यू बराबर, यदि पी क्यू सॉरी यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। अब कोई लाइन ले लीजिए ए से बी, ठीक, ये हो गया एक लाइन, एक रेखा। अब दूसरी रेखा कौन सी है, सॉरी ऐसे रेखा नहीं बनेगी, ये हो गया ए बी, ये फर्स्ट रेखा हो गई। दूसरी रेखा क्या है, पी क्यू और एक्स वाई, तो ए बी हो गया, उसके बाद पी क्यू बना लिया, ये पी और क्यू, और उसके बाद हो गया एक्स वाई आ जाएगी, ये एक्स और वाई, ये रेखा, तीन रेखा है। ये कह रहे हैं ए बी बराबर पी क्यू, यानी जो है ये बराबर है इसके, ठीक, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी है बराबर पी क्यू के। अब पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, इसके, ठीक। एक मिनट मार्कर ले लें, ठीक। ये कह रहे हैं पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो भैया जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों बराबर ही हैं, तो ए बी और पी क्यू और एक्स वाई आपस में बराबर होंगी, प्रूव्ड है ये, ठीक। जब ये बराबर इसके है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, देन प्रूव देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो प्रूव करो। ये प्रूव हो भी गया, बता भी दिया है, हाँ ए बी बराबर एक्स वाई है, होगा, ठीक। तो ये क्या हो गए, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सत्य, यानी राइट, ठीक। ब्लैक मार्कर से इस वजह से लिखा है, क्लियर दिखता है, समझ आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, परिभाषित करिए उन सबको, ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें बुक तो जो है परिभाषित करनी है, इसमें जो है परिभाषा देनी है सभी पॉइंट का। तो पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या होगा, पहला है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए ब्लू मार्कर से, ठीक।
हमने ये लिख दिया, जो कि आपके बुक का दूसरा क्वेश्चन है कि इन सभी को परिभाषित कीजिए, इनका अर्थ बताइए, डिफिनेशन बताइए, है ना, परिभाषा बताइए। तो पहला है समांतर रेखा, ये ठीक, इसको अपने अच्छे से देख लीजिएगा। समांतर रेखाएं देखिए, समांतर रेखाएं वे सीधी एवं सरल रेखाएं हैं। सीधी एवं सरल मतलब ये एक रेखा हो गई, सीधी है, सरल है, इसी को बोलते हैं सीधी सरल रेखाएं। एक ही तल में होती है, जो एक ही तल में होती है, दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर भी नहीं मिलती। ये दो समांतर रेखा हैं, इनको दोनों तल में हम बढ़ाएंगे जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। और समतल रेखा है, समतल एवं सीधी रेखा, तो कभी जाके मिलेंगी नहीं, इनका मिलने का चांस एकदम ना के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं समांतर रेखा। ये हो गई समांतर रेखाओं की डिफिनेशन, परिभाषा। समांतर रेखा में सीधी रेखाएं हैं जो एक ही तल में होती हैं, दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर भी नहीं मिलती। दोनों दिशाओं में असीमित दूरी तक बढ़ाएं तब भी वो नहीं मिलेंगी 100%, ठीक। अब हम आते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं एक सरल रेखा की जब कोई, ठीक, उसे असीमित बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड कहते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या किसी बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी का त्रिज्या कहते हैं। किसी बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक। ये मान लीजिए ये बना कोई बिंदु है और गोल जो चक्कर लगाया हमने, उस पे किनारे किनारे जो दीवार बना दी है, वहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। उसी को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको आर से, ये शायद पी से मान लो, पी से परिधि, ठीक, आर से त्रिज्या। समझ में आ गया। अब आएंगे हम वर्ग। ऐसी चतुर्भुजा आकार की आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। इसमें ये है, देखिए, ये इतने ही लंबी इधर भी होनी चाहिए, इतनी ही लंबी इधर भी, इतनी लंबी इधर। इसको क्या बोलेंगे, वर्ग। अगर मान लीजिए 2 मीटर की है तो सारी 2 मीटर रहेगी, 2 मीटर 2 मीटर, इसको बोलेंगे वर्ग। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन था आपका, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो दिया था वो दिया था, क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, सिर्फ हमने सॉल्व कर दिया, अभी दिखा देते हैं, आप लोग समझा देते हैं। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर कोई तीसरा सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। इन्होंने दिया, केवल बता दिया, चित्रित नहीं किया, तो उसको हम लोग को चित्रित करना है। इन्होंने कहा था दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, तो हमने दो बिंदु ए और बी बना दिया। उसके बाद इन्होंने कहा एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है, दो बिंदुओं पर, उनके ऊपर दो भिन्न बिंदु ए और बी पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है, सी उसको हमने बीच में रख दिया, ठीक। ऐसा विद्यमान है कि ए और बी के बीच स्थित है, ऐसा विद्यमान है, तो हमने स्थित करते हैं बीच में। अब वही लिख दिया, यदि दो बिंदु ए और बी दिए हों तो उनके बीच एक बिंदु सी होता है, ये, ठीक। बस इतना ही करना है आपको। अब सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या बुक में दिया है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में ऐसा कोई अपरिभाषित शब्द है या अभिधारणाएं अवरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। इन्होंने कहा दो बिंदु जो है अपने एक रेखा पर स्थापित हैं, लेकिन तीसरा बिंदु का कोई पता नहीं है कि ये अपनी रेखा पर स्थापित हैं या नहीं। तो या कम से कम यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा पर स्थित नहीं है, ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है। अगर ये देखा जाए तो ये ए बी एक रेखा पर विद्यमान है, लेकिन ए सी है तो फिर सी छूट जाएगा, ए सी है तो बी छूट जाएगा, सी बी है तो, मतलब ए बी सी तीनों एक रेखा पर विद्यमान नहीं है, यही चित्रित कर दिया, बस उसके बाद लिख दिया, ठीक। अब चौथा क्वेश्चन आता है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है ना, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है, 1/2 ए